कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी की कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, चाहे वो हमारा यूजीसी नेट, यूपी पीजीटी, DSSB, GIC, DGDC, ये लेक्चरर का कोई भी एग्जाम हो जो कि सोशियोलॉजी के बेस है, उसको हम लोग टॉपिक वाइज कवर करते हैं। अभी हमारे जो क्लासेस चल रहे हैं उसमें हम लोग झारखंड लेडीज सुपरवाइजर का सिलेबस को यूज के अंतर्गत यूनिट 2 का हम लोग टॉपिक कर रहे हैं। तो ये जो टॉपिक है ये आपका यूपी पीजीटी के सिलेबस से भी मैच करता है और यूजीसी नेट के सिलेबस से भी मैच करता है। तो अगर आप इसको देखिएगा तो वो तीनों एग्जाम में ये आपको हेल्पफुल रहेगा। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पितृम सोरोकिन जी के संदर्भ में इनकी थ्योरी, इनकी बायोग्राफी को देखेंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने नोट्स भी बनाते जाइए, क्योंकि मैं जो बोलूँगी और जो बोर्ड पे लिख रही हूँ उसके साथ ही साथ आप अपने नोट्स भी इसके साथ बनाते जाइएगा। और अगर आपको ये क्लास हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों के बीच इसे ज़्यादा से शेयर जरूर करें। और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, क्योंकि मेरी कोशिश रहेगी कि सिलेबस को जितना जल्दी हो सके कंप्लीट करवाया जाए। तो उसके लिए जब भी क्लास अपलोड किया जाएगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाएगा, तो ये आप लोग के लिए भी अच्छा रहेगा। और जितना जल्दी हम लोग क्लास को कंप्लीट करेंगे, सिलेबस को कवर करेंगे, तो फिर हम लोग मिलकर उसको रिवीजन भी कर सकेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास में हम लोग देखेंगे पितृम सोरोकिन जी के संदर्भ में। इनके सबसे पहले हम लोग जीवन परिचय देख लेते हैं, फिर इनकी थ्योरी को देखेंगे। पितृम सोरोकिन जी का जन्म 21 जनवरी 1889 को रूस में हुआ था। रूस में कुछ दिन रहने के बाद फिर ये अमेरिका चले गए थे, जिसके कारण इन्हें रूस तथा अमेरिका दोनों जगह की नागरिकता प्राप्त थी। इनकी मृत्यु 11 फरवरी 1968 को हुई थी। इनके अगर जीवन की बात करें तो इनका जो जीवन था वो बहुत ही, बोल सकते हैं कि एक कष्ट में या दुख में पार हुआ था। वो इसलिए क्योंकि इन्होंने जब रूस में जब ये थे वहाँ पे जब 27 फरवरी 1917 में जब रूसी क्रांति हुई, तो रूसी क्रांति में होने के बाद वे उस क्रांति में भाग लिए थे, जिसके कारण वहाँ पे इनको जेल में दे दिया गया था और उसके बाद इनको मृत्युदंड की सजा दे दी गई थी। लेकिन उस समय ये विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य करते थे, जिसके कारण इनके जो स्टूडेंट थे इनका बहुत सपोर्ट किए थे। इनकी जो मृत्युदंड की सजा थी उसको काट कर इनको देश निकाला कर दिया गया। फिर वह बाद में अमेरिका चले गए और अपने जितने भी शोध कार्य हैं, अपने जितने भी थ्योरी हैं, उन्होंने वहाँ पर अमेरिका में जाकर दिया। तो इनकी थ्योरी को जानने से पहले हम लोग इनकी बायोग्राफी, इनकी बुक्स की ओर देख लेते हैं कि इनकी क्या बायोग्राफी और क्या इनकी बुक है। जब 1917 में रूसी क्रांति में यह भाग लेने के बाद जब इनको मृत्युदंड दिया गया, फिर वो वापस इनको अमेरिका जाना पड़ा। तो 1923 में जब ये अमेरिका में जाकर बसे तो वहाँ पे वे मिनीसोटा यूनिवर्सिटी में उन्होंने अध्यापन कार्य किया। फिर हार्वर्ड विश्वविद्यालय में भी उन्होंने 1930 पे उन्होंने प्रोफेसर रहे थे, वहाँ पे भी वो अध्यापन कार्य करवाए थे। वहाँ के वे प्रथम प्रोफेसर बने और उसके अध्यक्ष भी बने। और वहाँ पे मर्टन महोदय और पार्सन्स जो थे इनके शिष्य बने थे। फिर बाद में इन दोनों ने इनके शोध कार्य में इनका सहयोग भी किया। उसके बाद क्या देखा गया है कि इन्होंने जो समाजशास्त्र की बात की है वो समाजशास्त्र की संरचनात्मक व्यवस्था की बात करते हैं। और इसकी परिभाषा देते हुए सोरोकिन महोदय बताते हैं कि समाजशास्त्र एक वो सामाजिक विज्ञान है जो व्यक्तियों की अंतःक्रियाओं और अंतःक्रियाओं के माध्यम से संस्कृति का अध्ययन करता है। मेन आप लोग को याद रखना होगा कि जब भी सोरोकिन का बात आए तो वो किसका बात करते हैं? संस्कृति का, कल्चर का बात करते हैं। और ये समाजशास्त्र के समन्वयात्मक संप्रदाय के प्रवर्तक थे। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि समन्वयात्मक संप्रदाय आखिर होता क्या है। समन्वयात्मक संप्रदाय उस संप्रदाय को कहते हैं जो कि समाजशास्त्र को सामान्य विज्ञान मानता है, और विशिष्टात्मक संप्रदाय उस संप्रदाय को कहते हैं जो कि समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान मानता है। तो सोरोकिन कौन थे? समन्वयात्मक संप्रदाय के प्रवर्तक थे। किसके प्रवर्तक थे? समन्वयात्मक संप्रदाय के प्रवर्तक। ये चीज भी आपको याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है
इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। आपको पूछ लेगा कि पीतृम सोरोकिन जो थे वो कौन से संप्रदाय के थे, तो वे थे समन्वयात्मक संप्रदाय, यानी ये समाजशास्त्र को सामान्य विज्ञान मानते थे। अब इनके हम लोग इनके बुक्स की ओर देखते हैं। तो इनकी बुक में क्राइम एंड पनिशमेंट जो कि 1914 में आई थी, इसमें उन्होंने जो दंड है और कोई क्राइम करता है, कोई दोष करता है और उसके लिए उसको क्या पनिशमेंट देना चाहिए, इसके संदर्भ में वे बात करते हैं। नेक्स्ट इनकी बुक है एलिमेंट ऑफ सोशियोलॉजी 1919 में। थर्ड इनकी बुक है सिस्टम ऑफ सोशियोलॉजी। उसके बाद इन्होंने इंग्लिश में बुक लिखी, वो थी सोशियोलॉजी ऑफ इवोल्यूशन 1925 में, क्योंकि ये तो रूसी थे ना, उसके बाद फिर इन्होंने इंग्लिश में भी इसको लिखा। फिर इनकी बुक है कॉन्टेम्परेरी सोशियोलॉजिकल थ्योरी एंड सोशल मोबिलिटी 1927 में। फिर नेक्स्ट इनकी बुक है रूरल सोशियोलॉजी 1930 में। ऐसे अगर इनकी बात की जाए तो जो पीतृम सोरोकिन जी है उन्होंने टोटल 43 बुक्स की रचना की थी। कितनी बुक की रचना की थी? टोटल 43 बुक्स की रचना की थी। लेकिन जिससे रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, मैंने उन बुक्स को यहाँ पे लिखा है। हम लोग जब MCQ करेंगे तो और भी जो इनके इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उनको जरूर डिस्कस करेंगे। तो ये थी इनके इम्पोर्टेंट बुक्स। अब हम देखते हैं इनकी थ्योरी के संदर्भ में, तो एक एक करके हम लोग इनकी थ्योरी को देखते चलेंगे। तो इनकी जो सबसे पहली थ्योरी थी वो थी सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत। क्या था? सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत। इस सिद्धांत को उन्होंने अपने कौन से पुस्तक में दिया था? तो सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स में दिया था और सोसाइटी कल्चर एंड पर्सनैलिटी इसमें दी थी। सोशल एंड कल्चर डायनामिक्स 1937 से 41 में हुई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो पुस्तक थी ये 4 खंडों में प्रकाशित हुई थी 1937 से लेकर 1941 के बीच में। और इनकी जो नेक्स्ट बुक है सोसाइटी कल्चर एंड पर्सनैलिटी, ये 1947 में। इस सिद्धांत को, सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत को पेंडुलम का सिद्धांत भी बोला जाता है। उसके बाद इस सिद्धांत को उतार चढ़ाव का सिद्धांत भी बोला जाता है, स्वाभाविक परिवर्तन का सिद्धांत भी बोला जाता है। ऐसा इसलिए बोला जाता है कि इन्होंने बताया कि समाज के अंतर्गत जो भी परिवर्तन हो रहा है उसमें कल्चर में उसका कारण है। अगर संस्कृति में परिवर्तन होगा तो समाज के अंतर्गत भी हमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। यह कथन किनका था? तो पीएस सोरोकिन जी का था, या पीतृम सोरोकिन जी का था। इन्होंने जब अपनी पुस्तक दी सोसाइटी एंड कल्चर डायनामिक्स, इसमें इन्होंने क्या बताया कि जो अंतःक्रिया है उसके 3 प्रमुख तत्व इन्होंने बात की। कौन कौन सा बात किया? कि सोसाइटी, कल्चर एंड पर्सनैलिटी, इन्होंने इसके बारे में बात की। इसका लेकर उन्होंने पुस्तक भी लिखा कि सोसाइटी मतलब हो गया समाज, कल्चर मतलब हो गया संस्कृति और पर्सनैलिटी मतलब हो गया व्यक्तित्व। ये क्या प्रभावित करता है? एक समाज को परिवर्तन करने में, अर्थात समाज का परिवर्तन संस्कृति के अंतर्गत परिवर्तन होने से होता है। अब यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि संस्कृति का मतलब क्या हुआ? क्या रीति रिवाज है? तो संस्कृति की वे परिभाषा देते हुए बोलते हैं कि संस्कृति व्यक्ति की वो अंतःक्रिया में निहित अर्थ, मूल्य एवं मानक की अंतःक्रिया है, उसके माध्यम से संस्कृति बनती है। अर्थात इनके बोलने का मतलब होता है कि हमारा मूल्य, हमारा जो एक आइडियल टाइप होता है, हमारे आदर्श, उसमें अगर परिवर्तन हो, यहाँ पे धर्म से रिलेटेड बातें नहीं हो रही हैं। संस्कृति का मतलब हो गया कि हमारे अर्थ, हमारे मूल्य, इसमें अगर कहीं परिवर्तन होता है तो वो समाज के अंतर्गत भी हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, इसके लिए उन्होंने क्या किया कि संस्कृति के वे 3 रूप बताए। 3 रूप क्या क्या बताए? मान लीजिए जैसे यहाँ पे इन्होंने संस्कृति को रखा, मिडिल पॉइंट उन्होंने संस्कृति को रखा। वे बोले कि जब हमारी इंद्रिय परक जो हमारी भावनाएं होती हैं उसमें परिवर्तन आता है। यहाँ पे उन्होंने क्या रखा? इंद्रिय परक या भौतिकवादी भावनाओं को रखा, इंद्रिय परक। और एक और उन्होंने बात की, जब हमारे विचारों में, इंद्रिय परक मतलब हमारे मनोभाव, हमारे अंतर भावना में, फिर बोला है कि विचार में, अगर हमारे विचार में परिवर्तन आता है, अगर हम मन चेतना को काम नहीं लेकर हम बुद्धि से काम रखते हैं, विचारात्मक अगर हमारे परिवर्तन होता है तो देखिएगा जो परिवर्तन की गति होती है वो एक तो हो सकती है कि वो एकदम चेतना तक पहुंच जाए, चेतना के एक अंतिम लेवल तक पहुंच जाए, या फिर वो विचार के एक अंतिम लेवल तक पहुंच जाए।
ठीक है। इस प्रकार से वो पेंडुलम की भांति इधर से उधर डोलती है। तो इन दोनों संस्कृति की बात करते हैं। और एक और इन्होंने संस्कृति बताई आदर्शात्मक संस्कृति यानी आइडियल टाइप। इसमें वे बोलते हैं कि जब एक अंतिम छोर तक, इंद्रिय परक के अंतिम छोर तक अगर संस्कृति हमारी जो चेतना है पहुंच जा रही है, फिर हमारे विचार के एक अंतिम परक तक पहुंच जा रही है, तो ये जो बीच का पॉइंट है ना, ये क्या हो जाएगा, आदर्शात्मक संस्कृति हो जाएगी। अर्थात हमारे जो विचार है, हमारे जो भावनाएं हैं, हमारे जो मनोभाव है, वो किस पे हो जाएंगे, इस प्रकार से पेंडुलम के भांति डोलते हुए हमें देखने को मिलेंगे। तो ये था इनका सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत। अब हम लोग देखते हैं इनकी सामाजिक गतिशीलता का सिद्धांत को। अब इनकी एक और थ्योरी है, वो है क्या है, सामाजिक गतिशीलता का सिद्धांत। इसको हम लोग देखते हैं, इसे समझने का कोशिश करते हैं कि आखिर ये क्या बताना चाहते हैं सामाजिक गतिशीलता के सिद्धांत में। सामाजिक गतिशीलता का जो सिद्धांत है, देखिएगा, जो स्तरीकरण के बाद बहुत सारे थिंकर्स, बहुत सारे सोशोलॉजिस्ट ने बात की है, तो सबकी परिभाषा को याद रखना संभव नहीं है। तो हम लोग को क्या करना होगा, कीवर्ड को पकड़ना पड़ेगा। तो इनके जब परिभाषा को आप देखिएगा, सामाजिक गतिशीलता के सिद्धांत की परिभाषा को, इसमें वे बताते हैं जब किसी व्यक्ति को रोपित या अध्यापित रोपित के रूप में किसी संस्कृति को दिया जाता है। मतलब कि अगर आप किसी परिवार में जन्म लिए हैं तो वो तो आपको रोपित हो गया कि आपको ऑलरेडी वो चीज़ मिल गया। लेकिन किसी को अगर जोर जबरदस्ती वो कोई चीज़ थोपा जाता है कि आपको ये काम करना पड़ेगा, तो उसको अध्यारोपित बोला जाता है। तो ये दोनों वर्ड को जब आप पकड़ के रखिएगा, अध्यारोपित वर्ग और रोपित वर्ग। तो जैसे लेबर लोग होते हैं ना कि जो जन्म लिए फिर लेबर को ये रहता है कि नहीं, तुमको लगान देना ही पड़ेगा, उनके ऊपर ये प्रेशर दिया जाता है, तो वो अध्यारोपित वर्ग के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इसमें वे बताएं कि जो समाज है ये दो वर्गों में विभाजित हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि इसमें जो परिवर्तन हुआ, तो ये जो परिवर्तन है ये आर्थिक, राजनीतिक और व्यवसायिक रूप में इसमें परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, ये समाज के अंतर्गत देखने को मिलता है। किस किस रूप में, आर्थिक, राजनीतिक और व्यवसायिक रूप में। इसमें ये समाज को इम्पोर्टेंट नहीं मानते हैं, इसलिए देखिएगा कि इनकी थ्योरी में, इनके बुक्स में कहीं भी लोग, व्यक्ति, समाज, समिति इस प्रकार के शब्द आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये आर्थिक, राजनीतिक और व्यवसायिक कारण मानते हैं कि समाज, कोई भी समाज में परिवर्तन आ सकता है। जैसे देखिए, कोई व्यक्ति अगर उसकी आर्थिक स्थिति संपन्न होती है तो उसका समाज में जो स्तरीकरण है, उसका जो स्ट्रेटिफिकेशन, उसमें चेंज आएगा। अगर किसी व्यक्ति का व्यवसाय में परिवर्तन होता है, कोई अगर अच्छा व्यवसाय करता है तो उसके स्टेटस में हमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए कोई नॉर्मल किसान है, उसको अपना अनाज वो जाकर शहर की मंडी में बेच रहा है, उसको ज़्यादा पैसा मिल रहा है, उसका व्यवसाय अच्छा चल रहा है, तो उसकी स्थिति में परिवर्तन आएगी। उसी प्रकार से राजनीति में भी उन्होंने परिवर्तन की बात की है कि जैसे अभी कोई स्टेट के कोई जो सीएम है, कोई मुख्यमंत्री है, तो वो 5 साल तक अपना बने, अगर उन्होंने अच्छा काम किया, अपने राज्य के लिए, भलाई के लिए काम किया, तो उनको सब जो उनकी जनता है वोट करेगी, तो फिर वो 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन अगर उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, उनको जनता पसंद नहीं की, तो फिर उनको हटा भी दिया जा सकता है, उनके द्वारा उनको वोट नहीं मिलेगा। तो उन्होंने 3 कारण बताए, एक तो आर्थिक कारण बताया है, एक राजनीतिक कारण बताया और एक व्यावसायिक कारण बताया। कौन कौन से बताए, आर्थिक, राजनीतिक और व्यवसाय, ये 3 कारण बताएं कि समाज के अंतर्गत गतिशीलता आ सकती है इन तीनों कारणों के माध्यम से। अब गतिशीलता क्या है, तो गतिशीलता है कि कोई भी स्थिति, किसी भी व्यक्ति की उसकी स्थिति, तो इन्होंने गतिशीलता के 2 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए हैं गतिशीलता के, इन्होंने 2 प्रकार बताए। पहला प्रकार उन्होंने बताया है क्षैतिज गतिशीलता। इनका जो सामाजिक गतिशीलता का सिद्धांत था वो कितने भागों में बटा हुआ था, तो वो 2 भागों में बटा हुआ था। एक था क्षैतिज गतिशीलता और एक था उदग्र गतिशीलता। कितने भागों में बटा हुआ था, 2 भागों में। एक क्षैतिज गतिशीलता को उन्होंने बताया था, ये भी इनकी थ्योरी है, और एक उदग्र गतिशीलता।
तो क्षैतिज गतिशीलता और उदक जो गतिशीलता थी, फिर इसके अंतर्गत जो उदग्र गतिशीलता है इसे फिर उन्होंने दो भागों में बांटा था। उदग्र गतिशीलता को फिर उन्होंने दो भागों में बांटा था, एक ऊर्ध्वगामी और एक इन्होंने अधोगामी बांटा था। अगर ऊर्ध्वगामी और अधोगामी क्या हो गया, ऊर्ध्वगामी हो गया कि अपवर्ड डायरेक्शन में कोई अगर परिवर्तन होता है तो, और अधोगामी हो गया कोई डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर किसी के स्टेटस में परिवर्तन आता है। ऊर्ध्वगामी का मतलब हो गया कि किसी परिवार में अगर दादा, किसी के पापा अगर क्लर्क हैं और उसका बेटा अगर ऑफिसर बन जाता है तो उसके समाज में स्थिति कैसी होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। उसी प्रकार से किसी फैमिली में अगर कोई ऊंचे पद का नेता होता है, उसका बेटा कुछ भी नहीं करता, चोर बन जाता है या फिर कोई काम का नहीं रहता है, तो वो किसके अंतर्गत हो जाएगा, अधोगामी के अंतर्गत आ जाएगा। ऊर्ध्वगामी को फिर इन्होंने दो भागों में इसका वर्गीकरण किया है। वे दो भाग कौन कौन से हैं, स्वतः गतिशीलता, जिसमें स्वतः ही परिवर्तन होता है हमें देखने को मिलता है, और एक हो जाएगा दबाव, जो कि दबाव के कारण अगर कि वो परिवर्तन होता है, किसी के दबाव के कारण अगर परिवर्तन आता है तो उसको बोला जाता है। जैसे देखिए जाति को इन्होंने क्या बताया था कि जाति जो है वन क्लोज्ड क्लास है, यानी कि आप जिस जाति के अंतर्गत जन्म लेते हैं आप अपनी जाति के बाहर विवाह नहीं कर सकते हैं, आप अपनी जाति के बाहर कोई काम कर नहीं सकते हैं, आपका जाति परिवर्तन नहीं हो सकता है। जैसे जिसकी क्लासिफिकेशन होती है स्टेज में, उसी प्रकार से जाति के अंतर्गत काम किया जाएगा। और फिर गतिशीलता, ये जो गतिशीलता हुई है इसका उन्होंने कितने स्रोत बताए हैं, तो इसके उन्होंने 7 स्रोत बताए हैं। गतिशीलता के कितने स्रोत बताए हैं, तो 7 स्रोत बताए हैं। वे 7 स्रोत कौन कौन से हम लोग देख लेते हैं, जिसके अंतर्गत जो होता है वो समाज के अंतर्गत परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। वे 7 स्रोत हैं, सेना, धर्म, स्कूल, राजनीतिक संस्था, व्यवसायिक संगठन, उसके बाद संपत्ति, उसके बाद परिवार। इन 7 माध्यम से किसी भी व्यक्ति की उसके गतिशीलता में परिवर्तन हमें देखने को मिलती है। तो आई होप आप लोगों को सोरोकिन जी की दोनों थ्योरी अच्छे प्रकार से समझ में आ गई होगी, सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत और सामाजिक गतिशीलता का सिद्धांत। मॉर्निंग में हम लोग इससे रिलेटेड एमसीक्यू को करेंगे। अगर आपके कोई भी डाउट है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप लोगों को जो सोशोलॉजिस्ट और उनकी इम्पॉर्टेंट बुक्स की जो पीडीएफ है वो बन गई है, उसकी क्लास भी मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगी। तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का थैंक यू।